हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम यांत्रिकी का परमाणु मॉडल। पिछली क्लास में हमने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ा था। उसमें कुछ बातें जो कि ध्यान देने वाली थी, जो हाइजेनबर्ग थे उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक वेव के नेचर के फॉर्म में भी कार्यरत होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स में वेव नेचर उपस्थित होता है। पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ एक पार्टिकल नेचर मान करके उसकी सभी जो प्रॉपर्टीज है उसको डिराइव करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि उसकी स्थिति को और उसके जो मोमेंटम है उसको एक साथ मेजर करने का तरीका मतलब मेजर किया जा रहा था। लेकिन उसमें कुछ अनिश्चितताएं आ रही थी, वो उसके वेव नेचर की वजह से आ रही थी। तो यहाँ पर जो अपन बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स के जो रिजल्ट निकाले जा रहे थे, उसकी स्थिति का पता करना, मोमेंटम, ये किसके द्वारा निकाले जा रहे थे, किस यांत्रिकी को यूज करके निकाले जा रहे थे, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा, है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज किया जा रहा था। क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज किया जा रहा था और क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ जिनमें पार्टिकल नेचर होगा, यानी कि जिनमें कणीय प्रकृति होंगी, उनके लिए अच्छे से उनके रिजल्ट को दर्शाने में काफी सही रहता है। परंतु जब इलेक्ट्रॉन्स में बताया गया है कि भैया जब हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति को और उसकी मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों में से किसी एक का एग्जैक्ट मान निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसके एक में कुछ रिजल्ट में वेरिएशन आता है, एक में अनिश्चितता देखने को मिलती है। यह हाइजेनबर्ग ने बताया। तो यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो माइक्रो पार्टिकल्स में वेव नेचर की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जो पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रो पार्टिकल्स, एक होते हैं बेटा माइक्रो पार्टिकल्स और एक होते हैं मैक्रो पार्टिकल्स। मैक्रो पार्टिकल्स और माइक्रो पार्टिकल्स यानी कि सूक्ष्म कण, और मैक्रो पार्टिकल्स का आप देख लीजिए यानी कि जो बड़े कण होते हैं। तो जो बड़े कण, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपका ये जो मार्कर वगैरह, आपका मोबाइल फोन जो भी है, जिस भी प्रकार से है, तो इनमें वेव नेचर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इनका वेट बहुत ज्यादा हो गया, है ना। लेकिन जो माइक्रो पार्टिकल्स है जिनका जो वेट है बहुत कम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का तो बेटा कोई वेट ही नहीं होता है। परमाणु में जब हम परमाणु बाहर निकालते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के वेट को कैलकुलेट करते हैं, नहीं करते हैं। सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो वेट हैं उन्हीं को ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई वेट ही नहीं होता है। तो बहुत ही हल्का पार्टिकल है, बहुत सूक्ष्म पार्टिकल है। तो इनमें जो है बेटा क्या होता है, वेव नेचर पाया जाता है, जिसकी वजह से क्लासिकल मैकेनिक्स इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको डिराइव नहीं कर पाती अच्छे से। तो ऐसे में अब भैया स्थिति को और मोमेंटम को तो ज्ञात करना ही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज को, इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होगा, किस पोजीशन में होगा, क्या एनर्जी होगी, सारी चीजें अपने को पता तो करनी है। तो पता कैसे करेंगे, उसके लिए एक अलग से यहाँ पर हमारे पास क्वांटम यांत्रिकी की शुरुआत होती है। क्वांटम यांत्रिकी की शुरुआत होती है जिसके अंदर वेव नेचर का भी ध्यान रखा जाएगा, पार्टिकल के वेव नेचर का भी ध्यान रखा जाएगा। तो जो क्वांटम यांत्रिकी है, इसमें किसी भी पार्टिकल की द्वैत प्रकृति को ध्यान में रख करके बातें की जाएंगी। और इसका जो मूल इक्वेशन है, जो मेन बैकबोन आप कह सकते हैं क्वांटम यांत्रिकी की, वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसको श्रोडिंगर ने दिया था। श्रोडिंगर तरंग समीकरण। और ये किसने दी थी बेटा, श्रोडिंगर ने दी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको आपको याद कर लेना है। और इसका जो डेरिवेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो अभी अपन इस लेक्चर में देखेंगे नहीं, आने वाली वीडियोस में अपन उसको देख लेंगे जरूरत के हिसाब से, लेकिन अभी अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या है, बस अपन ये देखेंगे। डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा स्क्वायर वाई प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा स्क्वायर जेड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस वी और साई इज इक्वल टू 0। ये क्या है, आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड क्या है, ये डायमेंशन है। एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन, ठीक है। ये एच स्क्वायर क्या है, आपका प्लैंक कांस्टेंट है। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। ई क्या है, आपकी टोटल एनर्जी है। वी क्या है, स्थिति यानी कि स्थितिज ऊर्जा, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी है। और साई क्या है बेटा,
ये साई बहुत जरूरी है। ये साई है आपका वेव फंक्शन, तरंग फलन आप कह सकते हैं, वेव फंक्शन। अगर ये वेव फंक्शन आपको किसी भी वेव के लिए पता हो तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस ऑर्बिटल में उपस्थित होगा, सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। तो साई वेव फंक्शन है जो कि उस वेव के नेचर को, सारी बातों को उसको एक्सप्लेन कर देता है। और इस वेव फंक्शन से हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स मिलती हैं। 3 क्वांटम नंबर्स अपने को देखने को मिलती है, 3 क्वांटम नंबर्स से जुड़े हुए हैं। और वही 3 क्वांटम नंबर्स आज अपने को इस क्लास में पढ़ने हैं, जिससे अपने को ये पता चलेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ पर उपस्थित होता है परमाणु में, किस एनर्जी के साथ होता है, और एनर्जी यानी कि जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो कहाँ कम, कहाँ किस प्रकार से ज़्यादा कम होती है, सारी बातें अपने को पता चलेंगी। ठीक है, चले तो जो आज अपन क्या बात करने वाले हैं बेटा, सबसे मेनली क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो पहला है 3 क्वांटम नंबर्स आपके पास। पहला है मुख्य क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा आपका एजीमुथल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल l से रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा है बेटा आपका मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको आप क्या करेंगे, ml से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और एक चौथा भी होता है जिसको अपन आगे इसके बारे में बताया गया था। तो जो चौथा होता है वो आता है आपका चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, मेनली अपनी ये 3 क्वांटम नंबर्स है जिसके बारे में अपने को इलेक्ट्रॉन की स्थिति, पोजीशन, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और इन सब के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए पहले अपन बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। ये संख्या नहीं है बेटा, संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन मुख्य क्वांटम संख्या की, इसको अपन स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दी थी बोहर द्वारा दी गई। ठीक है, बोहर द्वारा इसको बताया गया था, बोहर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी परमाणु में उसके नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा, शेल कहा, कोष कहा, है ना। और वही क्या है, n है। ये परमाणु है, इस परमाणु के चारों ओर क्या है, वृत्ताकार कक्ष है, वृत्ताकार पथ है। और इन्हीं वृत्ताकार पथों पे कौन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लगाएगा। ये किसने कहा, बोहर ने कहा। और यही क्या है, आपका नंबर ऑफ n है, यानी कि क्या है, ये शेल है, कोष शेल है। ठीक है, ये क्या बेटा आपका, ये सारे के सारे क्या है, शेल है। ये क्या है आपका, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। और इस शेल को आप k से डिनोट कर सकते हो। ये किसने बताया था, बोहर ने बताया था, KLM शेल। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई ज्यादा बातें बड़ी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको समझना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ उपस्थित होते हैं, शेल में उपस्थित होते हैं। और ये जो शेल है, ये शेल क्या डिनोट करते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स का साइज कितना है, यानी कि उनका कितने एरिया में जो है इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है, शेल क्या बताता है, आपके साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो ये साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल्स को देख लिए, यहीं पे समझ लेते हैं कि जो ऑर्बिटल्स का मतलब है कि परमाणु में उपस्थित वह भाग, वह एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता सबसे अधिक हो, जैसे कि 95% या फिर उससे भी अधिक इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो। जैसे कि मान के चलते हैं ये कोई एक न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ कहीं पे जहाँ पे प्रोटॉन दिख रहे, यहाँ कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकता है। ठीक है, जा सकता है, मैंने कहा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यहीं पे होगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं, देखिए तो यहाँ पर अगर मैं आपको इसमें से पूछता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक कहाँ पे है, तो कहाँ देखेंगे आप, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये अधिक डेंसिटी वाला एरिया ये है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के सबसे अधिक पाए जाने की डेंसिटी यहीं पर है। तो यही क्या है, उसका ऑर्बिटल है।
ठीक है। और बाकी प्रायिकता तो चारों तरफ है, इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक जहाँ पे पाएगा, जहाँ उसकी डेंसिटी होगी, वहीं क्या होगा, वहाँ पर उसका ऑर्बिटल उपस्थित होगा, वहीं क्या है, उसका ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये क्या है, इस परमाणु का ऑर्बिटल है। इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ पे शेल के बारे में आपको पता चला। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, n इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। n कभी भी 0 नहीं होगा। कभी देखा है, कभी देखा है कि कोई कोस ही नहीं है ना। तो n कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका ध्यान रखना है। अब देखो कुछ बातें हैं जो कि अपने को जान लेनी है। मान के चलते हैं यहाँ पे इस वाले प्लेस पे, इस वाले ऑर्बिटल में कोई एक इलेक्ट्रॉन हो, और इस वाले ऑर्बिटल में कोई एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले सेल में। ठीक है, अब आपसे मैं पूछता हूँ, ये क्या है, आपका नाभिक जो कि पॉजिटिवली चार्ज धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में कोई आकर्षण होगा, और इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में कोई आकर्षण बल होगा। तो यहाँ पे एक बार बताइए बेटा कि इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में आकर्षण अधिक है कि इसके बीच में। तो आप क्या कहेंगे, सर यहाँ पर जो इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में आकर्षण अधिक है, और यहाँ पर क्या है, सबसे कम है। तो यानी कि n बराबर 1 में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वहां पर आकर्षण अधिक है, और n बराबर 4 में जो इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर आकर्षण सबसे कम है। यानी कि अगर n का मान बढ़ रहा है तो आकर्षण बल घट रहा है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ऐसे कर सकते हैं, बोलो। तो n का मान बढ़ने पे आकर्षण बल जो है वो घटेगा, और n का मान घटने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा सर यहां से क्या हुआ, क्या पता चला। देखिए, आकर्षण बल जहां पर जितना अधिक हो, जिस इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल अधिक होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम है तो वहां पर उस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी अधिक होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी अधिक हो रही है, यानी कि परमाणु की स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। किसकी वजह से, ड्यू टू कॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पे मैं कहूँ इस वाले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और इस वाले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में से किसकी ऊर्जा ज्यादा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है क्योंकि स्टेबिलिटी अधिक है। यहाँ पर क्या है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक है। क्यों, क्योंकि आकर्षण बल न्यूक्लियस और प्रोटॉन के, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कम है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल कम होने की वजह से जो है आपका यहाँ पर एनर्जी बढ़ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए यहाँ पे n का मान जितना कम होगा, n का मान जितना कम होगा ऊर्जा उतनी ही कम होगी, और n का मान जितना अधिक होगा ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है। तो सिंपल कर सकते हैं, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ शेल, और हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे एनर्जी यूज की है ना, यहाँ पे एनर्जी ऑफ शेल कहा है। यानी कि हम इस शेल को ऐसे भी देख सकते हैं एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग भी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला जो शेल है ये क्या है, हायर एनर्जी वाला, हायर एनर्जी ऑर्बिटल, और ये क्या है आपका लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। ऐसे कर सकते हैं, बोलो। ऑर्बिटल के प्लेस पे आप सेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप भी कर सकते हो, बोलो हाँ कि ना। चलिए, ये बातें तो आपको क्लियर हो जाती है। और ऐसे ही इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर मैं पूछूं दूरी किसकी ज्यादा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी कम है नाभिक से, इस वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिक है नाभिक से। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि n का मान बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन्स की या फिर शेल की जो त्रिज्या है वो भी बढ़ती है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर अपन कह सकते हैं शेल। ठीक है, ओके। अब एक बात और ध्यान रखो, क्या आपको
ये जो एनर्जी वाला फॉर्मूला है जो बोर्ड ने बताया वो आपको याद है? बोलो हाँ के ना, होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। En इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन्होंने त्रिज्या के लिए भी दिया था, 0.529 N स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो Z बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, यानी कि अगर n बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, है कि नहीं भाई? तो यहाँ पे हो रहा है कि n बढ़ रहा है तो त्रिज्या बढ़ रही है, n घट रहा है तो त्रिज्या घट रही है, ठीक है। तो चलिए होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सो अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्वांटम संख्या उस पर चलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। किस पे चलेंगे अब हम? एजीमुथल क्वांटम नंबर। स्मॉल एल से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। सेकंड है अपना, सेकंड हमारा क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप कैपिटल स्मॉल एल से भी क्या करोगे बेटा? रिप्रेजेंट करोगे। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये सोमरफील्ड नाम का एक वैज्ञानिक है। सोमरफील्ड, इन्होंने एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताया। और इस बेसिकली जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है बेटा, वो किसी शेल में कितने सब शेल होंगे, किसी कोष में कितने उपकोष होंगे उसके बारे में बताता है। साथ ही इन उपकोष की जो आकार है उसके बारे में भी जानकारी देता है। और L का मान कैसे पता चलेगा? n बराबर 1, 2, 3, 4 हो सकता है। तो L कितना होगा? L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू होगी n-1 होगी। और L की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से लेकर के L तक, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि L की वैल्यू 0 से लेकर के L तक हो सकती है। ऐसे इससे अपने को पता चलेगा कि किसी सेल में कितने उपकोष होंगे, किसी कोष में कितने उपकोष होंगे। उपकोष S, P, D, F, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि 2 यानी कि जो n बराबर 3 है इसमें कितने उपकोष होंगे, तो आप सिंपली क्या करोगे? यहाँ से देखिए n-1 कर लो। उपकोष की जानकारी कौन देता है? L देता है। तो n-1 करोगे तो कितना आएगा? L बराबर 2 आ जाएगा, L बराबर 2 आएगा। यानी कि कितने उपकोष होंगे? 0, 1, 2, यानी कि कितने उपकोष हो गए? यहाँ पे 3 उपकोष हो गए। तो n बराबर 3 में 3 उपकोष होंगे, S, P और D उपकोष, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए देखना बेटा, सुनिए ध्यान से सुनिए। मान के चलते इधर अपन ने n की वैल्यू लिखी है, इधर L लिखा है, इसको अपन n-1 से निकालेंगे, ठीक है। n की वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यू कितनी होगी? n-1 करेंगे तो 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो कितनी होगी बेटा? कितनी होगी आपकी? कितनी होगी बेटा? आपकी होगी 0 और 1, ठीक है। ऐसे 3 है तो 0, पहले इसको ऐसे सिंपली लिखो कि L की वैल्यू कितनी है? 1, यहाँ कितनी होगी? 2, और यहाँ पे कितनी होगी? 3। अब ये तो L की वैल्यू हो गई। कितने सबसेल होंगे? इस n बराबर 1 में कितने सबसेल हैं? सिर्फ एक सबसेल होगा। ये सबसेल है ना। ये सबसेल कैसे निकलेंगे? कितने सबसेल होंगे? वो निकलेंगे आपके 0 से L तक की वैल्यू काउंट कर लो, है ना। तो देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 ही होगा, 1 है, L बराबर 1 है तो कितना होगा? 0, 1 होगा। L बराबर 2 के लिए 0, 1, 2, L बराबर 3 के लिए 0, 1, 2 और 3। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कितने सबसेल होंगे? n बराबर 1 में एक सबसेल होगा, और n बराबर 2 में कितने होंगे? 2 होंगे। n बराबर 3 में कितने होंगे? 3 सबसेल होंगे। और n बराबर 4 में कितने होंगे? 4 सबसेल होंगे। अब ये सबसेल होंगे कौन कौन से, उसको भी जरा देख लेते हैं। होंगे कौन कौन से? अगर किसी सबसेल के लिए L की वैल्यू 0 आ रही है तो वो है आपका S सबसेल। अगर 1 आ रही है तो वो है आपका P सबसेल। L की वैल्यू अगर किसी सबसेल के लिए 2 आती है तो वह है आपका D सबसेल। और L की वैल्यू जिसके लिए 3 आती है वो है आपका F सबसेल। कौन सा? F सबसेल। यहाँ पे देखो ये कौन सा है आपका? S। ये क्या है आपका? S। ये कौन सा है? P। ये कौन सा? S, P और D। ये कौन सा है? S, P, D और F। तो यहाँ पर n बराबर 4 में कितने सबसेल होंगे और कौन कौन से सबसेल होंगे? n बराबर 4 में आपके
4 सबसेल होंगे जिनमें एक S होगा, एक P होगा, एक D होगा और एक 4 होगा। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 4S 4P 4D और 4F। इस प्रकार से आपके n बराबर 4 में ये ऑर्बिटल्स होंगे, इस वाले सबसेल होंगे। तो यहाँ पर देखिए n बराबर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और S P D और F ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको नोट करिए। अब यहाँ पर जो S P और D और F ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप क्या रहेंगी उसको जरा देख लो। जो आपका S ऑर्बिटल है, जो S है आपका, इसकी एक स्फेरिकल शेप होती है, स्फेरिकल यानी कि गोलाकार शेप होती है। जो P है आपका उसकी होती है डंबल शेप, और जो आपका D ऑर्बिटल है उसकी होती है बेटा डबल डंबल शेप, और F जो ऑर्बिटल है उसकी होती है बेटा आपके कॉम्प्लेक्स शेप। ऑलराइट, अब ये शेप को रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, किस प्रकार की स्फेरिकल शेप दिखती है, डंबल शेप किस प्रकार का होता है, डबल डंबल शेप किस प्रकार का होता है, कॉम्प्लेक्स शेप, इसके बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, इन तीनों की शेप कैसी होती है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, अभी अपन सिर्फ इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट से नोट करिए। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या देखना है, देखिए तो सही बेटा, आप देखेंगे तभी तो पता चलेगा आपको से क्या देखना है। आपको ये देखना है कि ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल किसी भी सबसेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि कक्षक कोणीय संवेग h/2π√L+1 होता है, L+1 होता है। ठीक है, और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको काफ़ी जो क्वेश्चंस अगर आप सोल्व करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जैसे कि S P D और F ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इसके लिए S के L कितना है 1, यहाँ पे L कितना है L, ठीक है, L बराबर कितना है 1, L बराबर कितना है 0 है, 1 2 और 3। देखिए जो S ऑर्बिटल होता है ये नाभिक के सबसे पास में होता है, P ऑर्बिटल उससे थोड़ा अधिक, यानी कि अगर अपन नाभिक से दूरी देखते हैं तो ये S की सबसे पास होती है नाभिक के। ठीक है, और P और D और F होता है। ठीक है, यानी कि अपन ऐसा कर सकते हैं कि जो नाभिक है यहाँ पे पहले S ऑर्बिटल आएगा, फिर P ऑर्बिटल आएगा, फिर D ऑर्बिटल और फिर F ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, ये आपका S P D और F ऑर्बिटल है। तो देखिए नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, मैंने आपसे क्या कहा, ये 0 1 2 और 3, नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ऊर्जा में क्या होगा, बोलो ऊर्जा में क्या होगा, ऊर्जा वैसे वैसे बढ़ेगी, यानी कि सबसेल के लिए L का मान जितना अधिक होगा ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं L जितना बढ़ेगा एनर्जी भी उतनी ही बढ़ेगी। खत्म बात। अब मैं आपसे पूछता हूं एक बात और, एक क्वेश्चन के फॉर्म में आप कर सकते हैं इसको कि S ऑर्बिटल के लिए, क्या S ऑर्बिटल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो आप निकाल सकते हो, L की वैल्यू से नहीं निकाल सकते हो। देखिए S ऑर्बिटल की जो अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो क्या होगा, h/2π√L+1। S ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, देखिए h/2π ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी बेटा 0, तो ऊपर वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, और 0 को 2π से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 0 ही आएगा। तो S के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है बेटा, एकदम 0 होता है। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, फटाफट इसको नोट करो। और कभी भी L इज नॉट इक्वल टू N, हमेशा जो L है N की वैल्यू से 1 नंबर कम होगा। अगर N बराबर 45 है तो बहुत ज्यादा नंबर हो गया है, N अगर 8 है तो क्या होगा, L की वैल्यू 7 होगी। कभी भी 7 और 7 बराबर नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि L भी 7 है और N भी 7 है, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। उसके बाद अपन जो है हमारा थर्ड क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर पे चलते हैं। ठीक है, ऑलराइट, देखिए अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम नंबर।
किसके बारे में बेटा? चुंबकीय क्वांटम नंबर। चुंबकीय, थर्ड अपना चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको अपन ml से रिप्रेजेंट करते हैं। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो लेंडे नाम के एक साइंटिस्ट हैं, लेंडे, इन्होंने चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बताया। और किसी भी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ पर होगी, किस डायरेक्शन पे, किस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, उसके बारे में बताता है। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके बारे में भी जानकारी देता है। तो पहले तो अपन ने क्या देखा? एन देखा, और एन के बाद में अपन ने एल देखा, और हम देख रहे हैं एम। शेल, किसी शेल में कितने सब शेल होंगे वो कौन बताएगा? एल बताएगा, ठीक है। और किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो कौन बताएगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएगी। और इन्हीं ऑर्बिटल्स में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं ऑर्बिटल्स में उपस्थित होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स। अब निकालेंगे सर कैसे, उसको समझो। देखिए, मान के चलते हैं कि किसी एल के लिए जो m का मान है वो -l टू +l होता है। इस बात का ध्यान रखना, बस इतना सा करना आपको। देखिए, अब किसी l की वैल्यू के लिए हम m का मान निकालना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलते ये l है, इधर m है, ठीक है। तो और इधर अपने पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 0, 1, 2 और 3, ठीक है। s ऑर्बिटल, ये s सबसेल है, ये p सबसेल है, ये d सबसेल है, और ये आपका f सबसेल है, ठीक है। इसके लिए अपने को m निकालना है, तो m क्या होगा इसके लिए? -l2 +l, कितना है? 0 के लिए तो 0 ही होगा, यानी कि इसमें जो m है, जो ऑर्बिटल्स होंगे, कितना है? s, और s सबसेल में केवल एक ही ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, ठीक है। p के लिए कितने हैं? -1, 0 और +1, यानी कि p के लिए जो ऑर्बिटल्स हैं किसी p सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ऐसे ही किसी d सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? -2, -1, 0, +1, +2, कितने हो गए? 5 हो गए। तो यहाँ पे देखिए 1 ही होगा, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और यहाँ पे कितने होंगे? 5 ऑर्बिटल्स होंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, कितने हैं? टोटल 7 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो किसी L की वैल्यू अगर 3 है तो आप कह सकते हैं कि जो F सबसेल है बेटा, उस F सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7 ऑर्बिटल्स होंगे। D सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल्स होंगे। P में कितने होंगे? इतने होंगे। अब ये होंगे कौन कौन से, नाम क्या क्या है? देखिए, ये कॉम्प्लेक्स है तो इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है। बात करेंगे सिर्फ इन दोनों के बारे में। इसमें तो सिर्फ ये क्या है आपका S ऑर्बिटल ही होगा। अब ये 3 कौन कौन सी ऑर्बिटल है इसके अंदर? सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर इसकी बात करेंगे, और फिर इसकी बात कर लेते हैं, है ना। मैं इसको बॉक्स में बना रहा हूं, ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या है आपका? px, py और pz। ये आपका -1, 0 और +1, ठीक है। ऐसे ही ये 5 है तो 5 ऑर्बिटल्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये क्या आपका? ब्लैक से बनाते हैं। dxy, dyz, dxz, dx2y2 और dz2, ये क्या है आपके? p ऑर्बिटल्स और d ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है कि किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो अब हम बात करते हैं बेटा चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमारा 4th है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बेटा लेंथी हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं 4th हमारा चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको अपन ms से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए मान लेके चलते हैं कि कोई ये परमाणु, इस परमाणु में क्या है बेटा? शेल है, और इस शेल में कहीं इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है,
ठीक है, कहीं पे क्या बेटा इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस नाभिक के, इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में तो चक्कर लगाते ही हैं। कक्ष में चारों ओर चक्कर लगाते समय ये क्या करते हैं, अपने अक्ष पे भी बेटा रोटेट होते हैं। जैसे कि जो पृथ्वी है सूर्य पे चक्कर लगाते हैं इस प्रकार से, है ना, सेंटर में होता है आपका सूरज। तो सूरज के चक्कर लगाते समय वो क्या करती है, अपने अक्ष पे भी घूर्णन करती है, और अक्ष पे घूर्णन करने की वजह से दिन और रात बनता है। बोलो, यहाँ पे दिन और रात नहीं बनेगा, परंतु ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये अपने अक्ष पे क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ऐसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो ये क्या करेगा, इस वाले डायरेक्शन में चक्कर लगाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर नीचे है तो ये इस प्रकार से। अगर ये पेयर्स के फॉर्म में है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये अपनी एक्सिस पे स्पिन करते हैं। जो क्लॉकवाइज रोटेशन जब करेंगे ये, तो इनकी जो स्पिन होगी, जो एस होगी, जो स्पिन होगी वो कितनी होगी बेटा, +½ ठीक है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो इनकी स्पिन होगी -1/2, -½ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मान के चलते हैं ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, इस प्रकार से। तो ये क्या आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई, ये क्या हो गई, क्लॉकवाइज रोटेशन, अपनी एक्सिस पे इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। और कोई एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, तो ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए तो स्पिन कितनी होगी, +½ और इसके लिए स्पिन कितनी होगी बेटा, -½ ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम होगा, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन चक्रण, चक्रण स्पिन एंगुलर चक्रण कोणीय संवेग जो है बेटा वो कितना होता है, h/2π√s/1। ऑलराइट, सो होपफुली बेटा आपको ये जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं आपको समझ में आए होंगे। तो इससे अपने को पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर उपस्थित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है परमाणु में ऑर्बिटल्स में उपस्थित होते हैं। ध्यान रखना है N, L और M जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। N शेल के बारे में बताएगा, L कितने, एक शेल में कितने सब शेल होंगे उसके बारे में बताएगा, और M क्या बताएगा, ये सब शेल के बारे में बताएगा, सबसेल के बारे में बताएगा, और एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स उपस्थित होंगे उसके बारे में जानकारी देगा हमें M यानी कि चुंबकीय क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है क्या बेटा, वहाँ पर हम देखेंगे कि नोड्स क्या होते हैं, और दूसरी चीज़ ये जो हमने सबसेल्स बनाए हैं S, P, D और F, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी संरचना कैसे होगी, उनका आकार कैसे होगा, किस प्रकार के वो दिखते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।